गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में, यानी कि कुछ स्रावी कोशिकाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे थे जिनका काम होता है स्रावण करना। स्रावण का मतलब क्या होता है? सिक्रीशन करना। जहाँ पे मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताया था कि कुछ कोशिकाएं जो होती हैं जिनका सिक्रीशन जो होता है, जिनको हम बाह्य संरचनाएं बोलते हैं, तो वहां से सिक्रीशन हो रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, इसका नाम है आंतरिक स्रावी संरचनाएं। ये संरचनाएं कहाँ पे होती हैं? इनका जो प्रोडक्शन जो होता है, यानी कि अगर यहाँ पे जो भी चीजें बन रही हैं वो अंदर की साइड में बन रही हैं, इसीलिए इसको हमने क्या बोला? इंटरनल साइड में। जो बाहर की तरफ होता है, जो बाहर की तरफ होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल साइड में। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स का बेसिक डिफरेंस यही होता है कि अंदर वाली अंदर की तरफ और बाहर वाली बाहर की तरफ स्ट्रक्चर्स होती है। इसी क्रम में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले संरचनाओं के बारे में, जिसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी कोशिकाएं। अब ये अंतःस्रावी कोशिकाएं क्या होती हैं? इनको हम इडियोब्लास्ट सेल्स भी कहते हैं। अंतःस्रावी कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो इनका सिक्रीशन होता है वो कई बार बाहर की तरफ भी आता है। अच्छा, इनको हम एक नाम और भी बोलते हैं, इनको हम उत्सर्जी विचित्रक कोशिकाएं भी बोलते हैं, यानी कि हम इनको उत्सर्जी कोशिकाएं, इनको हम एक्सक्रीटरी सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक्सक्रीटरी सेल्स का मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी आप लोगों को एक चीज बताई हुई है बच्चों कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका हम लोग स्टोर करते हैं। और सिर्फ मैंने थर्ड ईयर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर कि हमारे शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त ही क्यों होते हैं। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था ना आप लोगों से, याद है आप लोगों को? आप लोगों में से किसी ने कमेंट तो मुझे किया ही नहीं है, जो भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, हमारे शरीर के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त होते हैं। और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे शरीर में कभी भी नाइट्रोजन का स्टोरेज नहीं होता है, यानी कि नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर स्टोर नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? हमारे शरीर में स्टोर किसका होता है? हमारे शरीर के अंदर वसा स्टोर होती है, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है, लेकिन कभी भी नाइट्रोजन स्टोर नहीं होगा। और यही वजह है कि जो भी हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं जो हमारे काम में नहीं आ रहे हैं, उनको जो हमारे शरीर का कौन सा भाग है, जो हमारा यकृत है, वो इनको यूरिया में परिवर्तित कर देता है और वो ब्लड में आ जाती है यूरिया, जिसको हम ब्लड यूरिया बोलते हैं। और वो हमारे शरीर में वृक्क के द्वारा, यानी कि किडनी के द्वारा कहाँ निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और एक बात का ध्यान रखना, ऐसे ही पादपों के अंदर भी जो स्टोरेज होता है उसमें सबसे ज्यादा जो स्टोर होता है, हर चीज स्टोर होती है हालांकि, लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है, सबसे ज्यादा जो स्टोर होता है यहाँ पे, वो क्या होता है? ग्लूकोज या उसके व्युत्पन्न, यानी कि सुक्रोज, ग्लूकोज और उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। और जितने भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं इनमें अमोनिया होती है, अमोनिया बनती है, यहाँ पे नाइट्रोजन बनती है, जो हमारे शरीर को एक, चाहे वो प्लांट का शरीर हो चाहे वो हमारा शरीर हो, हम दोनों के शरीर में ही वो हम लोगों को एक तरह का अगर मैं ये कहूँ कि हम लोगों के शरीर को वो हानि पहुंचाता है, या फिर अगर मैं ये कहूँ हम लोगों के शरीर के अंदर वो टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर सकता है, इसीलिए वो कहाँ निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। और यही वजह है कि जो पौधा होता है वो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालता है। लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, पौधे के शरीर में, यानी कि प्लांट की बॉडी के अंदर किसी तरह का विशेष मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं पाया जाता है जिसकी वजह से संरचनाएं जो हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो बाहर निकले। और वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं, उनमें अनुकूलता आ जाती है और इस तरह की
और जिसको हमने ना क्या नाम दिया, आंतरिक स्रावी कोशिकाएं बन जाती हैं। जहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा कि जो ये अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं जिनको हम विचित्र कोशिकाएं या फिर इडियोप्लास्ट सेल्स भी बोलते हैं और इनको हम एक्सक्रीटरी सेल्स भी बोलते हैं, यानी कि उत्सर्जी कोशिकाएं भी हम इनको नाम देते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि जो गोंद होता है, तेल होती है, या फिर रेजिस जिसको हम बोलते हैं, या फिर इसको हम राल बोलते हैं, ये सारी की सारी संरचनाएं कैसी होती हैं, उत्सर्जी संरचनाएं होती हैं। जैसे कि नीम के अंदर जो चीज बाहर निकल रही है पौधे से, तो वो क्या है, वो एक जो रेजिन जो होता है जो बाहर निकल रहा है वो भी उसका एक एक्सक्रीटरी वेस्ट है। वो अलग बात है, अपार्ट फ्रॉम दिस इज द बिल्कुल डिफरेंट थिंग कि वो हमारे काम की चीज है, तो वो एक अलग है, लेकिन प्लांट के लिए वो कैसी चीज है, उत्सर्जित चीज है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे कुछ सदस्यों के अंदर, कुछ फैमिलीज में यहाँ पे टैनिन भी निकलता है, रेनिन भी निकलता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस निकलते हैं जिनका काम हम लोग आगे जाके पेंटिंग में, वार्निश में या अलग अलग चीजों के अंदर इसका हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है यहाँ पे इंटरनल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स नहीं, नेक्स्ट आती है यहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स। वॉलेटाइल ऑयल्स निकलते हैं। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि वाष्पीकृत ऑयल। दो चीजें होती हैं, एक होती है वाष्पीकृत और दूसरी होती है अवाष्पीकृत। जो वाष्पीकृत होते हैं इनको हम वॉलेटाइल चीज, मतलब उसको हम नाम क्या देते हैं, वॉलेटाइल। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि पेट्रोल रखा है मेरे सामने था और वो उड़ गया, उड़ जाता है ना, तो वो चीज क्या है, वॉलेटाइल है। लेकिन मैंने सरसों का तेल रखा, वो तो कहीं भी बैठा है डिटो जैसे, तो वो क्या होगा, वो नॉन वॉलेटाइल होगा। तो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे कि अब ये जो प्रेजेंट होती हैं ये अलग अलग कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि इनको निकालने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, कैविटीज प्रेजेंट होती है। इन कैविटीज को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है लयजात गुहिका, लाइसोजिनस कैविटी, और दूसरी होती है शाइलोजिनस कैविटी। अगर दो तीन कोशिकाएं आपस में क्या हो रही है, वहां पे वो टूट रही है, उनका लाइसिस हो रहा है, ठीक है। अगर कोई कोशिकाएं टूट रही हैं, उनकी लाइसिस से कोई कैविटी बन रही है, तो उसको हम बोलते हैं लयजात गुहिका, यानी कि लाइसोजिनस कैविटी बोलते हैं। और अगर किसी चीज के बनने से, यानी कि अगर कोई चीज जो है, दो तीन कोशिकाएं जो है वो आपस में मिलके एक बड़ी एक गुहिका बना रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियुक्तिजात गुहिका, यानी कि शाइलोजिनस कैविटी बोलते हैं। तो बेटा ये वाली जो कैविटीज होती है, जैसे ये प्रेजेंट होती है यूकेलिप्टस के अंदर और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, नींबू या संतरे की फल भित्ति के अंदर। यही वजह है कि पौधों में से एक विशेष तरह के पौधे में से विशेष तरह की स्मेल आती है। नींबू में से एक अजीब सी स्मेल आती है, वो क्यों आती है, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। संतरे में से आती है, क्यों आती है, क्योंकि वहां पे भी वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है और इनको सिक्रीट करने के लिए एक विशेष तरह की यहाँ पे क्या उपस्थित है, संरचनाएं उपस्थित है। चलिए, अब एक और वाहिनियां होती हैं जिनको हम रेजिन डक्ट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, राल वाहिनियां। अब ये राल वाहिनियां क्या होती है बेटा, राल वाहिनियां जो ये भी क्या है, एक तरह की वियुक्तिजात है। कैसी है ये, वियुक्तिजात गुहिका। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताई थी ये चीज, ठीक है, कि ये वियुक्तिजात मतलब वियुक्त होने से बन रही है, टूटने मतलब अलग अलग कोशिकाएं अलग। वहां पे लयजात के अंदर क्या होगा कि जो कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, लयजात के अंदर अगर हम बात करें कि कोशिकाओं का लयन हो रहा है, ठीक है। अब कोशिका का लयन हो रहा है यानी कि कोशिकाओं का क्षय हो रहा है, कोशिकाओं का लाइसिस हो रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, लाइसोजेनिक, ठीक, लाइसोजिनस बोला। और यहाँ पे शाइलोजिनस को हम शाइलोजिनस इसलिए बोल रहे हैं, इसको हम वियुक्तिजात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोशिकाएं सेपरेट हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं। तो ऐसे ही जो रेजिन डक्ट होती है, रेजिन डक्ट के अंदर कोशिकाएं जो होती हैं वो वियुक्ति मतलब वो अलग अलग होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे कि चलिए पहले इसको बस लिखने की जगह नहीं है, पहले एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं।
हाँ जी बच्चों, तो अभी हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसके बारे में, रेजिन डक्ट के बारे में, जिनको हम लाल वाहिनियां बोलते हैं। बेटा एक बात ध्यान रखना, जितने भी कॉनिफर्स होते हैं, कॉनिफर्स क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह की जो संरचनाएं होती हैं ये वाली, ठीक है, जिनकी जो शेप होती है प्लांट की वो एक तरह की शंक्वाकार होती है, कोन जैसी होती है, इस तरह के वृक्षों को हम बोलते हैं कॉनिफर्स बोलते हैं। ये कॉनिफर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये कॉनिफर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ भी बहुत तेज बारिश आती है या जहाँ भी बहुत तेज क्या कहते हैं जिसको अपन बोलते हैं ना स्नोफॉल होता है, जहाँ बहुत तेज बर्फ पड़ती है, ताकि बर्फ जो है वो इन एरियाज में पड़ के इसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, यानी कि लीव्स को डिस्ट्रॉय ना कर दे, ऐसे ही क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे क्या उपस्थित होते हैं? कॉनिफर्स होते हैं। ठीक है, अब कॉनिफर्स के अंदर ये बहुत आम बात है कि उनके तने में से एक विशेष प्रकार का लिक्विड बाहर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिन बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये भरण उत्तक यानी कि ग्राउंड टिश्यूज के अंदर होते हैं, जहाँ पे पैरेन्काइमा की सेल्स प्रेजेंट यानी कि मृदुतिकीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। कईयों के अंदर ये वेस्कुलर टिश्यूज में भी उपस्थित हो सकते हैं, जहाँ पे संवहन उत्तक है, और आपको सबको पता है बहुत अच्छे से कि संवहन उत्तक में क्या आता है? जाइलम और फ्लोएम आता है। तो अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे प्लास्टिड, जब भी हम प्लास्टिड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ठीक है, ये यहाँ पे अल्प विकसित होता है, यानी कि प्रॉपर यहाँ पे विकसित नहीं होता। अब ये अल्प विकसित क्यों है? क्या रीजन है इसके अल्प विकसित होने का? क्योंकि बेटा ये वाली कोशिका क्या कर रही है? ये सिक्रेशन का काम कर रही है, ये श्रावण का काम कर रही है, ये प्रकाश संश्लेषण का काम नहीं कर रही है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो कोशिकाएं जिसके लिए निर्धारित होती हैं वो वही काम होती है। यही वजह है कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण बहुत ज्यादा नहीं होता है। और ये कैसी होती है? ये प्रकाश संश्लेषण की वजह, प्रकाश संश्लेषण के कम होने की वजह से जो प्लास्टिड होता है वो कैसा होता है? अल्प विकसित होता है या कम विकसित होता है। दूसरी बात, ये ER से घिरा, यानी कि इसके चारों ओर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब क्या हो गया? अंतः प्रदव्य जालिका। ठीक है, इसके चारों ओर क्या होती है? अंतःप्रदव्य जालिका होती है, जिसका काम क्या होता है? अच्छा, अब एक बात ध्यान से समझना, अंतःप्रदव्य जालिका का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण या लिपिड का निर्माण। तो ये यहाँ पे सुविकसित होती है। तो जो ये आपके रेजिन्स जो होती है, यानी कि जो लाल वाहिनियां होती हैं, इनके अंदर बहुत ही एक्सेस अमाउंट में लिपिड या प्रोटीन का बनना जो है वो शुरू हो जाता है। और लिपिड या प्रोटीन के बनने से, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में बनने की वजह से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये सुविकसित होता है। आपको सबसे अच्छे से पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है कौन सा? बताइए। जैसे दूसरा जो होता है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ वाला है वहां पे राइबोसोम्स है और वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। जो स्मूथ वाला है वहां पे क्या बनता है? लिपिड बनता है। यही वजह है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ये विकसित हैं, और जो प्लास्टिड है वो कैसा है? अल्प विकसित है। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह की चीजें होती हैं। नेक्स्ट, अच्छा मैंने कहा था कि यहाँ पे जो रेजिन्स बनती है वो किसमें बनती है? वियुक्तिजात गुहिका के अंदर बनती है। तो जो ये वियुक्तिजात गुहिका के मैंने आपको बताया था कि कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? सेपरेट आउट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, अब हम बात करते हैं लवणशील उत्तक के बारे में। इसके बारे में बहुत डिटेल में आज नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा बताऊंगी आपको इसके बारे में। लवणशील उत्तक
ऊतक क्या करते हैं, ये एक तरह से दूध जैसा स्रावण होता है, जैसे कि मिल्क होता है, मिल्क जैसा ये स्रावण होता है, दूध जैसा स्रावण होता है। ये पतली भित्तियुक्त कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिका के अंदर स्रावित हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। पता है रबड़ के लंबे लंबे से प्लांट होते हैं, ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे ट्रीज होते हैं, जहाँ पे कट लगा के एक कटोरा लगा दिया जाता है और जिससे रबड़ को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। रबड़ भी का जो ये लेटेक्स होता है, ये किसकी फॉर्म में आता है, लेटेक्स की फॉर्म में आता है। और जो ये लेटेक्स होता है इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, इसके अंदर एल्केलॉइड्स होते हैं। अच्छा ये क्या होता है, एल्केनॉइड क्या होता है, स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, कल की वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। अभी बस इतना सा सुन लो कि रबड़ शीट ऊतक वो ऊतक होते हैं जिनसे क्या बनता है, रबड़ बनता है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर ये बहुत सारे पौधों का एक लाक्षणिक गुण है, यानी कि एक कैरेक्टर है ये कि क्या बनना, लेटेक्स का बनना। इसमें प्रोटीन होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, और वो एक अलग बात है कि वो हमारे काम के आ रहे हैं, ठीक है। तो कल मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में समझाऊंगी कि रबड़ शीट ऊतक क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, और ये कितने कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो अपना बहुत बहुत ध्यान रखो। और कल ही हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एपिडर्मिस क्या होता है, ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप